प्रणाम दोस्तों। मेरे सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया था कि मैं वीर सावरकर के जितने भी पेटिशंस हैं उन सबको उनके लिखने का कारण और कब लिखे गए थे इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो हियर्स द वीडियो। उनके पेटिशंस पे बात कर लेने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार उन्होंने पेटिशंस लिखे क्यों थे। इस बात को लेखक अक्षय जोग एक सही तरीके से समझाते अपने आर्टिकल सावरकर्स मर्सी पेटिशंस ऑब्जेक्शंस एंड फैक्ट्स में। इसके अलावा वो अपनी पुस्तक वीर सावरकर एलिगेशंस एंड रियलिटी के पहले चैप्टर में भी इस बारे में पूरा का पूरा समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अक्षय जोग सावरकर जी की पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ से रेफरेंस देते हैं, जहाँ पे सावरकर जी को कोट करते हुए बताते हैं कि मैं अपने देश को ज़्यादा बेहतर तरह से सर्व कर सकता हूँ बजाय जेल के अंदर रह के, इसलिए ज़रूरी था कि मैं हर शर्त को अपनाऊँ खुद को छुड़वाने के लिए। अक्षय जोग अपनी पुस्तक के पेज 22 पर इस बारे में लिखते हैं कि सावरकर के लिए असली हिम्मत थी दुश्मन के चंगुल से छूट उस पर हमला करना। उनके लिए कायरता नहीं बल्कि वीरता थी। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में पूरा चैप्टर लिखा है जहाँ पे वो अपने पेटिशंस और इन जनरल इसके बारे में बात करते हैं। अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के दूसरे पार्ट के 8वें चैप्टर में उस बारे में बात करते हैं जिसका टाइटल है एमनेस्टी एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि अंग्रेजों ने कैदियों को ये मौका दिया था कि वो याचिका सबमिट करें उन लोगों को पेटिशन में कि आइंदा से वो किसी भी सरकारी या क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद बहुत से लोग पेटिशन लिखने में झिझक रहे थे कि वो भला क्षमादान के लिए साइन क्यों करते। वीर सावरकर बोलते हैं कि मैं कहता रहा कि भविष्यकालीन तथा राष्ट्रीय हितानुकूल कोई भी शर्त मानी जाए। शिवाजी जय सिंह, शिवाजी अफजल, चमकौर को पश्चात पलायन में श्री गुरु गोविंद तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनेक उदाहरणों से सभी के मन पर मैं यह अंकित कर रहा था। जो मानधान जिद्दी थे उन वीरों को यह बात मान्य नहीं हो रही थी। इतने कष्ट यातनाएं झेलकर भी जिनका संकल्प रत्ती भर भी नहीं डिगा था, उन्हें मेरा विरोध करते देख मेरे मन में अपने देश के भविष्य के विषय में अधिकाधिक आशा पनपने लगी थी। परंतु अंत में मैं उनके गले में यह उतारने में सफल रहा कि वैसा ही करना उचित है। राजबंदियों की मुक्ति के समय सबने अनुबंध पत्र पर आंखें मूंद कर हस्ताक्षर किए और फिर कारागार का ताला तोड़ दिया। तो इससे ये बात तो आखिरकार समझ में आ ही जाती है कि सावरकर ने भला सरेंडर किया ही क्यों था। यहाँ दो और लोग हैं जिनका नाम लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे हैं भगत सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जून 1665 में औरंगजेब के आगे सरेंडर करते हुए लिखा था कि मैं एक पापी हर तरह की सजा का भागी हूँ, लेकिन अगर अदालत की दया हो तो अब वो हमेशा सुल्तान के लिए काम करेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा। इस बात का वर्णन जादूनाथ सरकार की पुस्तक हाउस ऑफ शिवाजी के पेज 122 पर मिलता है। मैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक वॉर टैक्टिक था। शिवाजी महाराज से ही ये करने की इंस्पिरेशन स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने ली थी। अक्सर ही भगत सिंह और वीर सावरकर को कंपेयर करके दिखाया जाता है कि भगत सिंह खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन सावरकर अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिए थे। ये लोग कभी ये बात नहीं बताते कि भगत सिंह खुद वीर सावरकर को बहुत ज़्यादा माना करते थे और उनकी पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। मेरे इस क्लेम के लिए मैंने एक अच्छा खासा आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर पढ़े सच को जानने के लिए। भगत सिंह सावरकर की काफ़ी पुस्तकें पढ़ते थे, 2-3 आराम से, जिनमें से एक पुस्तक थी हिंदू पद पातशाही। भगत सिंह अपनी जेल डायरी में सावरकर जी की पुस्तक हिंदू पद पातशाही से कुछ कोट्स लिखते हैं, जिसमें से जो पहला कोट है वो ये बात समझा देता है कि क्यों भगत सिंह खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए, बल्कि सावरकर ने सरेंडर कर दिया। अपनी जेल डायरी में भगत सिंह वीर सावरकर को कोट करते हुए लिखते हैं, सैक्रिफाइस वॉज अडोरेबल ओनली व्हेन इट वॉज डायरेक्टली और रिमोटली बट रीजनेबली फेल्ट to be indispensable for success, but the sacrifice that does not ultimately lead to success is suicidal and therefore had no place in the tactics of the Maratha warfare। यहीं से सब कुछ साफ हो जाता है। इन सारी बातों के लिए मैंने जितने भी रेफरेंसेस और आर्टिकल्स और पोस्ट्स का मेंशन किया है ये सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था किसी पे भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी नीचे में सारे तथ्य दे दिए जो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें और मेरी बात को ना मानते हुए खुद से क्रॉस चेक करें। और मैं चाहूँगा कि आप खास करके अक्षय जोग की ये पुस्तक वीर सावरकर एलिगेशंस एंड रियलिटी जरूर पढ़ें। इसके चैप्टर 1 में वो बहुत अच्छी तरीके से समझाएं कि ऐसा क्यों था। एक और बहुत बड़ा और बहुत ही फालतू सा झूठ वीर सावरकर के बारे में फैलाया जाता है कि इतने लंबे चौड़े फ्रीडम मूवमेंट में इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स में वो इकलौते थे जिन्होंने मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को लिखी थी। लेकिन आराम से 50 से भी ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने ऐसा अंग्रेजों के आगे किया था। कुछ लोगों के वर्णन है जो मैं थोड़ा जल्दी में आपको बताना चाहूँगा। इन सारे मेंशंस का मेन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिनमें से एक है रीडिस्कवरिंग सावरकर का आर्टिकल सावरकर मर्सी पिटीशंस। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है ऋतिक हिंद करके, जिन्होंने 3 पोस्ट्स बनाए हैं इस सेम टॉपिक के ऊपर में, जिनसे मैंने रेफरेंस लिया है। मैं चाहूँगा कि आप उनको भी जरूर ध्यान से पढ़ें। सावरकर के अलावा बिपिन चंद्र पाल ने 1911 में मर्सी की प्ली करते हुए कहा था कि अब वो पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ से सारे कनेक्शंस तोड़ देंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी ऐसा ही किया था। उन्हें 1916 में काला पानी में डाला गया था, लेकिन 1920 तक उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि वो मर्सी पिटीशन लिख के बाहर आ गए थे। इन्होंने और एक इंटरेस्टिंग बात अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी जिसको मैं आगे मेंशन करूंगा। बाल गंगाधर तिलक भी 24 फरवरी 1912 में बर्मा से मर्सी पिटीशन लिखे थे रिहाई के लिए। बाग अली खान जो काला पानी में थे वो भी पिटीशन लिखे थे, और सी सुब्रमण्य भारती जो कांग्रेस लीडर थे गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद मर्सी पिटीशन लिखे थे, बोलते हुए कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है और अब हमेशा अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल लाइफ में लिखते हैं कि महात्मा के 200 वॉलंटियर्स ने माफी मांग ली थी और जेल से बाहर आ गए थे क्योंकि वो वहाँ के खराब कंडीशंस में जी नहीं पा रहे थे। खुद गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए अंग्रेजों को एक अपॉलोजी सबमिट किया था जो नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल है, बोलते हुए कि वो आइंदा से कोई आंदोलन नहीं करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा। इसके अलावा 9 फरवरी 1921 को भी वो यंग इंडिया में माफी मांगते हैं खराब भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर सुशील कुमार भद्रा ने भी पिटीशन लिखा था कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा राजेंद्र नाथ लहरी ने भी फांसी से पहले मर्सी पिटीशन लिखा था जो रिजेक्ट हो गया। भगत सिंह राजेंद्र नाथ लहरी से इतने प्रेरित थे कि अपने 1927 में जन्मे भाई का नाम भी उन्होंने राजेंद्र रखा था। इनके अलावा काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी के बाकी कॉन्विक्ट्स ने भी पिटीशन सबमिट किया था जो रिजेक्ट हो गया था।
राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि उन्होंने मर्सी पिटीशन जमा किया था और ये बोला था कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ देंगे अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो। और ऐसे दांगे नालिनी गुप्ता ने भी 27 जुलाई 1924 के पिटीशन में यही लिखा था कि वो आइंदा से कभी अंग्रेजों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जावेद अख्तर के परदादा यानी मौलवी खैरबंदी, जिनको 1857 के लिए अरेस्ट किया गया था, बोले कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और उनके नाम का कोई दूसरा व्यक्ति था। और 1942 में भी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए सईद महमूद ने माफ़ी मांगी थी और अंग्रेज़ों से बोला था कि वो कभी इस मूवमेंट के फेवर में थे ही नहीं। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से आमिर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार बिस्वास और बलमोचंद भी मर्सी पिटीशन सबमिट किए थे। लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी के लीडर थे और पहले सावरकर के साथ काम भी किए थे, 12 अक्टूबर 1928 में एमनेस्टी प्ली किए थे जो रिजेक्ट हो गई। और कांग्रेस के लीडर B.O. चिदम्बरम पिल्लई ने भी मद्रास गवर्नमेंट को मर्सी पिटीशन लिखा था कि वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट झेल नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो जल्द से जल्द जेल से बाहर छूटना चाहते हैं। तो ये बोलना कि सावरकर इकलौते थे जिन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा था, एक अच्छा खासा बचकाना मजाक है जो उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास करके भगत सिंह का नाम लगा के। अब इस बारे में बात करते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने कब, क्यों और किस वजह से अपने पेटिशंस को लिखा था। इसकी शुरुआत होती है 25 जून 1911 से। सावरकर जी को 25 जून 1911 को अंडमान में भेजा गया था। इसके तकरीबन एक महीने बाद ही यानी 30 अगस्त 1911 को उन्होंने अपना पहला पेटिशन दायर किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे जॉर्ज द 5th को नया एम्परर बनाया गया था। इसकी वजह से काला पानी में अफवाह फैली थी कि नए एम्परर बनने की खुशी में कई सारे कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इस उम्मीद में बहुत सारे लोगों ने पेटिशंस लिखे थे अपनी रिहाई के लिए, आसान भाषा में मर्सी पेटिशंस लिखे थे। सावरकर जी इस बात को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल थे और उन्हें शक था कि उनको आए मुश्किल से एक महीने हुआ है तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें छोड़ा जाएगा। इसके बारे में वो माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में भी लिखते हैं और सब लोग इसी के साथ में पेटिशन लिख देते हैं। अंततः किसी के भी पेटिशन का कोई भी जवाब नहीं आता है, बस सावरकर जी के पेटिशन का जवाब आता है 3 सितंबर 1911 में, जहां उनके पेटिशन पे लिखा हुआ था रिजेक्टेड। सावरकर को इस बात से कोई खास ताज्जुब नहीं होता। अगले पेटिशन की शुरुआत होती है अक्टूबर 1913 में, जहाँ पे काला पानी के कई सारे प्रिजनर्स ने बॉम्ब बनाकर धमाका करने की कोशिश करी थी और ये बातें प्रेस में रिलीज हो गई थी। इन सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मेंबर रेजिनाल्ड क्रेडॉक को काला पानी आना पड़ा था, जहाँ भी अंडमान के कई सारे कैदियों से बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। उन्हीं में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर और क्रेडॉक के बीच में क्या बातें होती है इस बात का वर्णन वीर सावरकर अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में करते हैं। क्रेडॉक सावरकर से कहते हैं, सावरकर आपने अपने पांवों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है, कितनी दुर्गति बना ली है आपने अपनी। मैंने आपकी सारी पुस्तकें पढ़ी, आपका ज्ञान और शक्ति यदि उचित मार्ग में व्यय की जाती तो आपको कोई भी श्रेष्ठ सरकारी नौकरी मिल सकती थी, परंतु आपको यह दुर्गति ही रास आई। इस पर सावरकर बोले, आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद, यह दुर्गति टालना आप ही के हाथ में है। हिंदुस्तान में जब कायदे काउंसिल के सामने गोखले का अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव आया है, यदि उससे सहमत होकर हमारे राष्ट्र को इसी तरह का वैधानिक विकास का पूरा मन में अवसर दिया जाए तो मैं ही क्यों, मेरे पूर्वकालीन सहयोगी क्रांतिकारी मित्र भी हंसते हंसते शांति का मार्ग स्वीकार करने के लिए तत्पर होंगे। मेरे विचार से वे भी यही कहते होंगे। इस पर क्रेडॉक बोलते हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं। सावरकर बोले, यह कैसे संभव है, क्या मैं दिन रात आपकी कोठरी में आपके पहरे में बंद नहीं हूँ, परंतु हम एक दूसरे की नस नस से परिचित हैं। उसी के आधार पर मेरा अनुमान है शांति मार्ग से विकास संभव होते ही क्रांतिकारी मार्ग स्वीकारना मैं अधर्म समझता हूँ। वे भी यही सोचते थे, सोचते भी होंगे। क्रेडॉक कहते हैं, बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वे अभी तक वही रण गर्जना कर रहे हैं और आपका नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान में हो अथवा अमेरिका में, आपके लोग आज भी उसी आपराधिक आंदोलन में व्यस्त हैं। इस पर सावरकर बोले, यह समाचार आप दे रहे हैं इसीलिए मुझे ज्ञात हो रहा है। मेरा नाम कोई ले रहा है या नहीं, इससे भला मैं कैसे रोक सकता हूँ। वे मुझे अपना नेता मान रहे हैं, इसलिए क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ रहते उनसे संबंध रख सकता हूँ। यहाँ पे गदर की बात हो रही थी। क्रेडॉक बोलते हैं, फिर थोड़ी देर पहले जो आपने कहा उस प्रकार का अभिप्राय यदि आप उन्हें सूचित करने के लिए तैयार हों तो पत्र भेजने की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। सावरकर बोले, पत्र भेजने में मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे अति प्रसन्नता होगी, परंतु वह मेरी ओर से उन्हें स्वतंत्र रूप में भेजा जाए, तभी लाभ की आशा है। इस पर क्रेडॉक बोले, पत्र हमारे द्वारा जाना चाहिए। सावरकर बोले, उससे क्या वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने वह पत्र सरकारी दबाव में आकर भेजा है। अच्छा तो है कि पत्र मैं स्वतंत्र रूप से ही भेजूँ। इस पर क्रेडॉक बोले, ऐसा हम नहीं कर सकते। सावरकर बोले, तो फिर सरकार के हाथों पत्र भेजने में कोई लाभ नहीं होने वाला। यह मुझे नहीं लगता। क्रेडॉक बोले, अच्छा आपकी क्या शिकायत है। जिसके बाद में सावरकर 14 नवंबर 1913 को अपना पहला पेटिशन दायर करते हैं, जहां वो लिखते हैं कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, जो कि एक सिविलाइज कंट्री में उतना भी मिल सकता है। इसके लिए वो बताते हैं कि उनको ना प्रमोशन दिया गया है और कैसे अगर वो इंडियन जेल में होते तो अपने परिवार से ज़्यादा बात कर सकते थे, या तो उनको इंडियन जेल में ही भेज दिया जाए जिससे कम से कम बाहर उन्हें जाने का मौका मिल सकेगा, जेल से थोड़ा बाहर। इसके बाद वो लिखते हैं कि अगर सरकार मुझे छोड़ दे तो मैं पूरी वफादारी से संवैधानिक पथ पर चलूंगा। मेरे सही पथ पर चलने से वो सारे गलत राह पर चल रहे लोग वापस आएंगे जो मेरी तरफ कभी देखते थे। मुझे जेल में रखने से कुछ नहीं होने वाला है, जो बड़ा है वही दया दिखा सकता है, और एक वफादार बेटा और कहाँ आ सकता है बजाय सरकार के दरवाजे की तरफ। इनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक पेटिशन है जिसके बेसिस पे आज तक उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन विक्रम संपत अपनी पुस्तक सावरकर एकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट के पेज 315 पर धनंजय कीर की पुस्तक वीर सावरकर के पेज 150 से रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि एक टैक्टिकल वे था कि जेल से वो बाहर आ सकें, और इस बात को खुद रेजिनाल्ड क्रेडॉक ने भी साबित किया था, जो SS महाराजा से जाते वक्त लिखते हैं कि उसने जो भी किया उसका उसे कोई भी मलाल या पछतावा नहीं है। क्रेडॉक आगे लिखते हैं, सावरकर को कोई भी लिबर्टी देना नामुमकिन है, वो भारत की किसी भी जेल से भाग जाएगा।
जैसा होता भी है कि जब 1914 में एक सबमरीन आती है उनको लेने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग सावरकर जी को ले नहीं जा पाते हैं। वीर सावरकर की जेल हिस्ट्री के हिसाब से अगर माना जाए तो क्रेडॉक के जाने के बाद 16 दिसंबर 1913 को वो फिर अनशन किए थे और उसके लिए उनको 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था बिना किसी काम या पुस्तक के। कुछ महीने बाद यानी 8 जून 1914 को वो फिर से काम करने से मना कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें 7 दिन के लिए हथकड़ी से दीवार पर हाथ बांध के खड़ा कर दिया गया था। सजा पूरी होने के अगले ही दिन यानी 16 जून 1914 को वो फिर अनशन पर चले गए थे, जिसकी वजह से उनको 4 महीने के लिए जंजीरों में बांध दिया गया था। इसके बाद भी उन्होंने 18 जून 1914 को अनशन जारी रखा, जिसके लिए उनको 10 दिन तक क्रॉसबार फेटर्स पर लटका दिया गया था। ट्रेडॉक के जाने के बाद उनको जितनी सजा मिली है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सावरकर अंग्रेजों के साथ काम करना चाहते थे या उनकी कठपुतली बनना चाहते थे, जिससे उनके 1913 का पिटीशन बड़े आराम से डिबंक हो जाता है। इसके बाद तीसरा पिटीशन लिखा जाता है 1914 के अक्टूबर के महीने में। होता कुछ ऐसा है कि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था और वीर सावरकर ऑटोमन एम्पायर के भाग लेने से डर रहे थे। वो इसके बारे में अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉर लाइफ में बताते हैं कि तदापि पर्यवेक्ष द्वारा तुर्की राष्ट्र के जर्मनी से मिलने का समाचार देने से मेरे मन में तैयार किए गए वहाँ के कार्यक्रम का स्वरूप ही पलट गया। तुर्की राष्ट्र के युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध जाने का समाचार सुनते ही मेरा मन, जो कि पैन इस्लामिक गुप्त महत्वाकांक्षाओं से चित परिचित था, हिंदुस्तान पर मंडराने वाले अनेक नए संकटों के भय से भर गया। तुर्कियों के युद्ध प्रवेश में जर्मनी का हाथ हिंदुस्तान तक पहुंच जाने से अंग्रेजी शासन के हिंदुस्तान में बुरी तरह असमंजस में पड़ने की संभावना थी। यह तो मेरी तत्कालीन योजना के लिए इष्टापति ही थी, क्योंकि इस उलझन में हिंदुस्तान की वैध मांगें पूरी करने के लिए इंग्लैंड को बाध्य होना पड़ता, अन्यथा उन एंग्लो जर्मन हाथियों को टक्कर देने में दोनों के ही मस्तक क्षीण तथा चूर-चूर होकर हिंदुस्तान को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति अपने आप करने का अवसर प्राप्त हो जाता। परंतु इस हाथापाई में रूस और मुसलमानी टिड्डे दल को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए उकसाकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के, जो हिंदुस्तान के समाप्त प्राय मुसलमानी शासन को पुनः प्रस्तापित करना चाहते थे, राक्षसी प्रयास में किंचित शुरू हो सकते थे। इन सारे दाव पेचों का पूर्ण विचार करके अपनी असहाय अवस्था में उस अवसर पर मैं क्या कर सकता हूँ उसकी रूपरेखा मन में बनाकर उसका सुतोपाच करते हिंदुस्तान सरकार को एक आवेदन पत्र भेजने का मैंने निश्चय किया था। इसके बाद उन्होंने अंडमान के चीफ कमिश्नर को पेटिशन सबमिट किया, जहां उन्होंने वॉर के लिए लिखा था, मदद ऑफर करी और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई मांगी, क्योंकि ऐसा आयरलैंड जैसे कई देशों में हो रहा था, और कहा कि अंग्रेजों के साथ लड़ने में हिंदुस्तानियों को समानता का अनुभव होगा। अपने 4 पॉइंट्स वाले इस पेटिशन के लास्ट में वीर सावरकर लिखते हैं कि अगर सरकार को लगता है कि मैं अपनी रिहाई के लिए ऐसा कर रहा हूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे रिहा ना किया जाए, मुझे छोड़ बाकी सबको रिहा कर दिया जाए, इसमें ही मुझे खुशी होगी। अंततः 1 दिसंबर 1914 में अंग्रेजी सरकार ने इस पेटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। 6 में से 3 पेटिशंस को मैंने डिबंक कर दिया है, लेकिन बाकियों में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर ही इस्तेमाल किया जाता है सावरकर के खिलाफ। वो है आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। इसके बेसिस पे कुछ जाहिल लोग हमेशा कहते हैं कि सावरकर ने ऐसा क्यों लिखा था, लेकिन उनको इतना भी नहीं पता है कि ये तब के समय में लेटर लिखने का एक फॉर्मेट हुआ करता था। गांधी जी ने अपने 9 फरवरी 1922 के एक पत्र में भी ऐसे ही लिखा था, और अंबेडकर ने भी। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुशील बद्रा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के को फाउंडर ऐसे दांगे भी और सचिंद्रनाथ सान्याल भी यही लिखे हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल में कोई भी पिटीशन लिखने का ऑफिशियल फॉर्मेट था। ये रेफरेंस मैंने आइडियलिस्ट ए के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो मैं चाहूँगा कि आप जरूर पढ़ें। अगला और चौथा पिटीशन आता है 5 अक्टूबर 1917 से, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, और तब एडविन सैमुअल मोंटागो, जो जून 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने थे, वो ब्रिटिश कैबिनेट के आगे इंडिया में फ्री इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट का प्रपोजल रखते हैं, जहां सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सावरकर अपने पेटिशन में अपने 1914 वाले पेटिशन का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उनकी रिहाई नामुमकिन थी, लेकिन मोंटागो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स के बाद चीज़ें बदल गई हैं और राजनीतिक कैदियों की रिहाई से हिंदुस्तानियों में आशा आएगी और सरकार ज़्यादा राष्ट्रवादी हाथों में होगी। अंत में सावरकर जी लिखते हैं कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि मैं अपनी रिहाई के लिए ऐसा लिख रहा हूँ तो मेरा नाम हटाकर बाकी सबको रिहा कर दिया जाए, इससे मुझे उतनी संतुष्टि मिलेगी जितना मेरे खुद की रिहाई से मिलती। पर हर बार की तरह इस बार भी उनके पेटिशन को खारिज कर दिया गया। अगला पेटिशन लिखा जाता है 20 मार्च 1920 में, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद एम्परर जॉर्ज द 5 इंडिया और अंडमान के कई कैदियों को रिहा कर देते हैं, जैसे कि बैरिन घोष, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, हेमचंद्र दास, सचिंद्रनाथ सान्याल और भाई परमानंद जैसे कई और, लेकिन सावरकर भाइयों को रिहा नहीं किया जाता है। सचिंद्रनाथ सान्याल, जो बाद में एचआर इस्टैब्लिश किए थे, जिनको भगत सिंह और आज़ाद ने भी बाद में ज्वाइन किया था, अपनी पुस्तक बंदी जीवन में लिखते हैं, मैंने जवाब में ये कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में ऐसी ही भावना प्रकट की थी जैसे कि मैंने की है, तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे ही क्यों छोड़ा गया। सान्याल आगे बोलते हैं, दूसरी बात सावरकर के ना छूटने की ये थी कि सावरकर जी और उनके 2-4 साथियों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन बंद हो गया था, इसलिए सरकार को ये डर था कि यदि सावरकर इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो ऐसा न हो कि फिर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो जाए। अपने 1920 के पेटिशन में सावरकर जी लिखते हैं कि जहां सबको रिहा किया जा रहा था वहां सावरकर के साथ भेदभाव क्यों। वो ये भी मेंशन करते हैं कि इंडियन पब्लिक ने 5000 सिग्नेचर्स का लेटर साइन किया। वो लिखते हैं कि हेमचंद्र दास और बैरिन घोष को छोड़ दिया गया। इसके आगे वो भरोसा देते हैं कि अब उनके विचार बदल चुके हैं, तो अब वे संवैधानिक पथ पर चलेंगे और खराब सेहत की वजह से अब वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे। 5वें पॉइंट में वो इस बात का शुक्रिया करते हैं कि कई सौ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्शियली वीर सावरकर के पिछले पेटिशंस को ग्रांट कर दिया था। ये पेटिशन भेजने के बाद सर J.H. जुबले, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोचे कि इनको रिमिशन मिलना चाहिए अगर बॉम्बे गवर्नमेंट हाँ कर दे तो, लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मॉरिसन ने कहा बॉम्बे गवर्नमेंट विनायक सावरकर और गणेश सावरकर के लिए कोई भी रिमिशन प्रस्ताव नहीं करती है। मॉरिसन के रिजेक्शन का ये कारण था कि मैं विनायक को जानता हूँ, मुझे शक है कि वो अपने विचार बदलेगा, और आगे लिखा कि सावरकर भाइयों को रिहा करना खतरनाक हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बॉम्बे की बातों में मैकफेरसन बोला कि विनायक वीर और साहसी है और सारे मूवमेंट्स का मास्टरमाइंड भी था। वो ये भी बोलते हैं कि बाबा राव को रिहा किया जा सकता है, लेकिन विनायक बहुत खतरनाक है। 6 जुलाई 1920 को वीर सावरकर अपने छोटे भाई नारायण सावरकर को एक पत्र लिखते हैं।
जहाँ पे वो लिखे कि शाही माफ़ी के बाद कई बंदियों को रिहा कर दिया गया और कैदियों की रिहाई के लिए 75,000 लोगों ने मास पेटिशन पर साइन किया, जिससे जिनको यहाँ झेलना पड़ रहा था अब वो बाहर आ जाएंगे। इससे हमें हमारी मेहनत का फल मिला, जो हम पिछले 8 सालों से अनशन, पत्र, याचिका, प्रेस और प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे थे। इससे पहले 18 जनवरी 1920 को भी नारायण सावरकर ने गांधी जी को पत्र लिखा था, उनसे विनती करते हुए कि वो उनके भाइयों को छुड़वाने में मदद करें। इसका जवाब गांधी जी ने दिया था, जिसका वर्णन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 19 के पेज 348 पर है, जहाँ कहते हैं कि अंग्रेज उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। 26 मई 1920 को गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा टाइटल सावरकर ब्रदर्स, जहाँ उन्होंने पूरी कोशिश करी सावरकर भाइयों की रिहाई के लिए। लेकिन 12 जुलाई 1920 को विनायक सावरकर के 20 मार्च 1920 वाले पिटीशन का रिप्लाई आया। वाइसरॉय इनको रिहा करने के लिए तैयार ही नहीं था। सावरकर जी इसके बारे में अपने 6 जुलाई वाले लेटर में अपने छोटे भाई को बोले भी थे कि इस 20 मार्च वाले पिटीशन से कुछ खास उम्मीद मत रखना, हमने कभी अपनी आशा नहीं बढ़ाई। अगले और आखिरी पिटीशन की शुरुआत होती है 1921 के मई वाले महीने में, जहां सावरकर और अन्य बंदियों को अंडमान से निकाला जाता है क्योंकि सेल्युलर जेल को बंद किया जा रहा था। वीर सावरकर को आशा थी कि अब उनको टिकट मिल जाएगा, जिससे जेल से बाहर परिवार के साथ रहा जा सकता है और काम किया जा सकता है, जो आमतौर पर 3 साल के कैद के बाद मिलता है। 26 मई 1911 को वो इंडिया वापस आते हैं। उनको रत्नागिरी जेल में बंद किया जाता है और जहाँ शुरू के हफ्ते उनके लिए बहुत बेकार थे। सावरकर लिखते हैं, रत्नागिरी के जेल में पहले के 2-3 हफ्ते बड़े मुश्किल रहे थे। अंडमान में हमें खाने के साथ थोड़ा दूध दे दिया जाता था, जिसकी वजह से हमारी पाचन शक्ति धीरे धीरे सुधर रही थी और अभी एक जानलेवा बीमारी से उठे भी नहीं थे कि रत्नागिरी में आते ही दूध के वो 4 घूंट भी बंद हो गए और फिर से जेल की उन मोटी मोटी रोटियों से पाला पड़ गया। अंडमान में 2-4 साल इस निःशक्त भोजन के कारण हम किस तरह मरने की हालत में हो गए थे, वहाँ के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैद्य के अधिकारियों ने भी हमें दूध तथा विशेष भोजन देने की व्यवस्था किस तरह कराई थी। यह सारी राम कहानी यहाँ सुनाई, परंतु सब व्यर्थ। या हमें स्वर्थना एक तरफा एक भी मनुष्य को पास न फटकने देते हुए एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 10 साल सज़ा काटने के बाद अंडमान में जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली थीं, पूरे शरीर को ढांपने योग्य वस्त्र, देह श्रम से मुक्ति, लिखने का काम, ग्रंथ और कागज़ पेंसिल, 10 जनों में उठने बैठने की स्वतंत्रता, वे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई और फिर से दंड लग गया। अंततः पहले दिन मिला हुआ वही कुर्ता, वही 50 वर्षीय बंदी का बिल्ला, जहाँ पे लिखा हुआ था कि 1960 में मुक्ति होगी। ये सब के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सज़ा फिर से शुरू हो गई है। एक दिन उद्वेग इतना बढ़ गया कि विवेक भी जाता रहा। अब और कितने दिन सहना है, नहीं चाहिए यह जीवन। अब अधिक सड़ते रहने से कुछ लाभ नहीं। मैं उठ गया। उस कोठरी में भी ऊपर दीवार में खिड़की थी, जैसे अंडमान में थी। वहाँ तक हाथ कैसे पहुँचेंगे और अपने जीवन को उसी समय सलाखों से बांधकर तानते हुए उसे कैसे तोड़ना है, यह योजना बनाई। मन में भयानक विषणता का गहरा अंधेरा फैल गया, जो पल पल अधिकाधिक स्याह होता जा रहा था। रत्नागिरी के कारागृह में ही मैं लिख रहा हूँ। वहाँ से कुछ ही दूर स्थित रत्नागिरी से दूर कारागृह में ही अपने आजन्म कारावास के पूरे 14 वर्षों में जो 2 अत्यधिक असहनीय दुख के क्षण बीते, उनमें से एक और अंतिम क्षण उस घंघोर तमस में बीता। परंतु तब दिन था, अंततः रात की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतने में मन में स्थिरता धीरे धीरे पुनः प्रस्थापित होने लगी। अंडमान में इंदु भूषण से लेकर प्रोफेसर परमानंद तक, जो अनेक बंगाली, पंजाबी, सिख आदि देशभक्त यातनाओं से उबरकर आत्मघातया प्रवृत्त हो गए, और जिस कारण से तुमने उन्हें उस कृत्य से परावृत किया, उसी कारण से तुम भी परावृत हो जाओ। मरना ही है तो 100 के लिए 100 रुपये लेकर। रात्रि में पुनः एक बार जीवन की सारे के सारे किस्सों को वापस से याद किया। ध्यान से सोचा कि क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ऐसा ख्याल दिमाग में आ रहा था। फिर धीरे धीरे जीवन का पूरा सार वापस से ध्यान में आने लगा। कहाँ कहाँ पे जब बाहर देश में था, कौन से काल में क्या हुआ, कौन से पत्र मर्यादित उपयोग, उसे अनुक्षण में निश्चित प्रधान कर्तव्य और तदुकूल अपरिहार्य बना तत्कालिक जीवन क्रम, इन सब का विवेचन करके देखा। फिर धीरे धीरे मुझे याद में आया कि कैसे मैंने लंदन में सब कुछ किया था। फिर मुझे ध्यान में आया कि किस तरीके से मैं इतने समय तक ये सब कुछ झेल गया हूँ। तो मैंने मन बनाया कि मैं आगे भी झेल लूँगा, चाहे जो भी हो जाए, मुझे हर तरीके से जीते रहना, चाहे जो हो जाए। इसके बाद 19 अगस्त 1921 को विनायक सावरकर ने अपना छठा और आखिरी पिटीशन सबमिट किया। उनके बाकी पिटीशंस के मुकाबले इस बार वो अंदर से टूट गए थे। वो कहते हैं कि अगर वो इंडियन जेल में होते तो उनको 2-3 साल का एडमिशन मिल सकता था, उन्हें प्रमोशंस मिल सकते थे और वो चाहते तो अपने परिवार वालों से भी ज़्यादा मिल सकते थे। लेकिन अब जब वो लगभग 14 साल जेल में रह चुके हैं और वही सारी पुरानी कंडीशंस हैं जैसे पहले थी, और उनको रिलीज़ भी नहीं मिल सकती है, जबकि ऐसे में रिलीज़ मिल जाती है। वो आगे कहते हैं कि बैरीन घोष, हेमचंद्र दास और प्यारा सिंह तक को रिहा कर दिया गया। वो आगे लिखते हैं कि उनको अपना करियर खराब नहीं करना चाहिए था और अब वो रिफॉर्म्स पर काम करेंगे। आगे लिखते हुए कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, और लिखते हैं कि खराब सेहत की वजह से अब वो राजनीति में भाग नहीं लेंगे और एक निजी जीवन जिएंगे। आगे वो लिखते हैं कि उनसे पहले और उनके बाद कई हज़ारों कॉन्विक्ट्स आए और चले भी गए, लेकिन उनके जितना कोई नहीं रहा है, तो उनको उम्मीद है कि प्रिंस उनको रिहा कर देंगे। वो आगे लिखते हैं कि इंडियन जेल में 2 साल रिमिशन मिल जाता है और अपने परिवार के साथ वहाँ रह भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए पहला, उनको 2-3 साल का रिमिशन दिया जाए, और दूसरा, अपने परिवार के साथ वो अंडमान में लौट जाए, जो लीगली अवेलेबल है। इसके साथ वो पिटीशन सबमिट कर देते हैं। वीर सावरकर ने माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में भी यही समझाया अपने दोस्तों को कि ये वादा करना होगा कि वो कुछ साल तक राजनीति और क्रांति से दूर रहेंगे। उनका मानना था क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में रहेगा। उन्होंने भी यही नीति अपनाई अपने 1921 वाले पिटीशन में। लेकिन 23 नवंबर 1921 को बॉम्बे गवर्नमेंट ने वीर सावरकर के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, बोलते हुए कि अंडमान से आए बंदियों को रिमिशन देने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसी के साथ वीर सावरकर के अंतिम पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 1923 में वीर सावरकर को रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट प्रिजन से पूना की एडवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस समय पर बॉम्बे गवर्नर जॉर्ज लॉयड आए थे सावरकर का इंटरव्यू लेने। सावरकर जी इसका वर्णन अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में भी करते हैं।
जहाँ पे वो बताते हैं गवर्नर को कि मैं एक क्रांतिकारी बनना, क्योंकि कोई पीसफुल या संवैधानिक पथ नहीं था मेरे लक्ष्य के लिए, लेकिन अगर आज इन रिफॉर्म से बदलाव आता है तो हम सुख के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। इसके बाद सावरकर जी ने पॉलिटिक्स में भाग न लेने का वादा किया, क्योंकि वो जेल के बाहर रहकर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते थे। उन्होंने लिखा कि जैसे श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे तो उसको गलत नहीं माना जाता है, तो ऐसे में ये भी सही है। अंत में 4 जनवरी 1924 को होम डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वीर सावरकर पर लगे 4 शर्तों को मान गए। वो 2 शर्तें थी कि पहला, वो रत्नागिरी में नजर कैद में रहेंगे, और दूसरा, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। ये कंडीशंस बस 5 साल के लिए थी, यानी 1929 तक, लेकिन इसको 13 साल यानी 1937 तक बढ़ा दिया गया था। अंततः 6 जनवरी 1924 को वीर सावरकर रिहा कर दिए गए। जाने से पहले वीर सावरकर बोले, जिसका वर्णन माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में आता है, मैं आज तक जो भी उपदेश देता आया हूँ उससे बिल्कुल भी नहीं भटका हूँ। आज से 14 साल पहले जब मुझे सज़ा सुनाई गई थी, तब जो शब्द मेरे लफ्ज़ों पर थे वही शब्द आज भी मेरे लफ्ज़ों पर हैं। मैंने उन्हें तब कहा था, मैं उन्हें आज बोलता हूँ, स्वतंत्र लक्ष्मी की जय, वंदे मातरम। इसके बाद स्वतंत्र वीर सावरकर जेल को छोड़कर आगे बढ़ गए अपने देश को एक स्वतंत्र और अखंड भारत बनाने के युद्ध में। इसी के साथ में मैं अब इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को सत्य का पता चले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।